नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 की बुक राजस्थान की कला और संस्कृति और राजस्थान का इतिहास। दोस्तों, ये आज हमारी छठी वीडियो है। इससे पहले हमने 5 वीडियो अपलोड कर दी हैं, जिसके अंदर हम राजस्थान के जो प्राचीन जो उसका पुराना इतिहास है उसके बारे में देखा, यानी कि राजस्थान के जो परिचय हैं उसके बारे में देखा, राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में देखा, राजस्थान के जो जितने भी पाषाण काल थे वगैरह उनके बारे में देखा। और उसके बाद में दोस्तों हमने राजस्थान के जो महत्वपूर्ण राजवंश हैं, सबसे पहला राजवंश है वो है मेवाड़ वंश, उसके बारे में हमने यहाँ पर देखा है, जिसमें हमने बप्पा रावल के बारे में देखा। साथ ही हमने आगामी जितने भी शासक हुए उनके बारे में देखा, जिसमें हमने राणा कुंभा, राणा सांगा, मोकल वगैरह जितने भी शासक हुए इंपॉर्टेंट जो इस बुक के अंदर दे रखे हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर क्रम वाइज देखा है। तो अगर आप वो वीडियो चाहते हैं तो वो आप पीछे जाकर प्लेलिस्ट के अंदर वो वीडियो देख सकते हैं। हमने यहाँ पर 5-6 वीडियो पहले अपलोड कर रखे हैं और ये आज हमारा छठा वीडियो है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर राजस्थान के बहुत ही महत्वपूर्ण मेवाड़ वंश के राणा उदय सिंह के बारे में, राणा प्रताप के बारे में, साथ ही अमर सिंह और राज सिंह के बारे में। ये 4 शासक इसके अंदर और दे रखे हैं। तो शुरू करते हैं राणा उदय सिंह से। इससे पहले हमने दोस्तों पढ़ा है राणा मोकल के बारे में, राणा सांगा के बारे में, और राणा सांगा के बाद में दोस्तों यहाँ पर आते हैं राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह के शासनकाल की बात करें तो 1537 से 1572 जो है इनका शासनकाल है। शासनकाल आप ध्यान रखें, यहाँ से प्रश्न अब कई बार बन रहे हैं, ठीक है ना, कि यहाँ से जो है शासनकाल से जो है इनके प्रश्न बनते हैं और शासनकाल जो है यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो पहला ही प्रश्न आप शासनकाल को विशेष तौर से याद कर लें। जो एनसीईआरटी के अंदर या आपके इस बुक के अंदर जिन जिन शासकों के शासनकाल दिए हुए हैं वो विशेष तौर से आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं इस टॉपिक के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। तो राजस्थान के इतिहास में अपने महान बलिदान के कारण ख्याति प्राप्त पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। तो दोस्तों, पन्नाधाय वाली एक कहानी आपको पता होगी कि पन्नाधाय ने जो है बनवीर से जो है उदय सिंह को किस प्रकार से बचाया था और अपने पुत्र चंदन का उन्होंने जो है बलिदान भी दिया था। तो ये स्टोरी आपने अब तक पढ़ी होगी और कई किताबों के अंदर आपने पढ़ी होगी, या कई जो हैं जो पुराने अपने किताबें हैं, ठीक है ना, जो प्राचीन इतिहास की किताबें हैं उसके अंदर आपने पहले पढ़ा होगा, या फिर आपने जो है इस मेवाड़ के इतिहास के अंदर भी आपने इस चीज़ को पहले अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा या आपको पता होगा। तो हम उन चीज़ों को नहीं देखेंगे, जो चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं उनको हम देखते हुए चलेंगे और जो हमारी काम की बातें हैं वो देखते हुए चलेंगे। यहाँ से अब जो है आजकल ऐसे प्रश्न नहीं बनते हैं, तो अगर ऐसा बन भी जाता है तो आपको पता होगा कि पन्ना दाई ने जो है उदय सिंह की रक्षा की थी, यह इनकी दाई माँ है, ठीक है। अब दोस्तों आगे क्या होता है, उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ के किले में रखा गया था। तो उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ के किले के अंदर इसको रखा गया था, तो ये भी आप ध्यान रखें। यहीं मालदेव के सहयोग से 1537 में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। तो उदय सिंह का राज्याभिषेक कहाँ हुआ, तो वो दोस्तों कुंभलगढ़ किले के अंदर हुआ। किसके सहयोग से हुआ, तो मालदेव के सहयोग से हुआ 1537 ईस्वी के अंदर। ये जो बातें हैं बड़ी ही ध्यानपूर्वक आप ध्यान देना, और इनके ऊपर जो है यहाँ से लाइन टू लाइन प्रश्न बनते हैं, तो यहाँ से पता नहीं कौन सी लाइन से प्रश्न बन जाए। तो यहाँ पर आप हर एक चीज़ को बड़े ही ध्यान से देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। छोटा सा वीडियो होगा, मात्र 15 से 20 मिनट के वीडियो के अंदर हम कंप्लीट यहाँ पर मेवाड़ के इतिहास को आज हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना आप, उदय सिंह को जो है कहाँ पर रखा गया था, कुंभलगढ़ के किले के अंदर रखा गया था। मालदेव के सहयोग से 1537 में जो है उदय सिंह का यहाँ पर राज्याभिषेक हुआ था। क्लियर। उदय सिंह ने, और मालदेव कहाँ का था, तो मालदेव था दोस्तों जोधपुर का, मारवाड़ का शासक था, ठीक है। उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया था। तो उदयपुर नगर की स्थापना कब हुई, तो 1559 में उदयपुर नगर की स्थापना हुई। क्लियर। उदय सिंह ने उदयपुर नगर की स्थापना की 1559 के अंदर। उसने यहाँ पर उदय सागर झील, मोती नगरी के सुंदर महलों का निर्माण करवाया। तो कौन कौन सा, एक तो उदय सागर झील और एक मोती नगरी के सुंदर महलों का यहाँ पर निर्माण करवाया। अक्टूबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अक्टूबर 1567 में अकबर ने जो है चित्तौड़ पर आक्रमण किया और अपने सरदारों की सलाह पर उदय सिंह किले की रक्षा का भार जो है वो जैमल और फत्ता नामक अपने 2 सेनानायकों को सौंपकर पहाड़ियों में चला जाता है। तो उदय सिंह क्या करते हैं, जैसे ही अकबर जो है 1567 के अंदर आक्रमण करते हैं, तो यहाँ पर उनके जो अन्य सलाहकार होते हैं उनकी सलाह से किले का जो भार होता है वो जैमल और फत्ता, इन दोनों को सौंपकर जो है पहाड़ियों के अंदर चले जाते हैं। किले की रक्षा के दौरान जैमल और फत्ता जो हैं वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और अकबर जैमल और फत्ता की वीरता से मुग्ध होकर आगरा के किले के बाहर उनकी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाते हैं, ठीक है। तो अकबर जो है वो कहाँ पर, आगरा के किले के बाहर जो है हाथी पर सवार
जयमल और फतेह की 2 मूर्तियाँ लगवाते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं दोस्तों महाराणा प्रताप के बारे में। तो महाराणा प्रताप का जो कार्यकाल है वो है दोस्तों 1572 से 1597 ईस्वी। 1572 से 1597 ईस्वी यानी कि इन्होंने जो है 53 साल तक शासन किया था। कितने साल तक? 53 वर्ष तक जो है इन्होंने शासन किया था। और यह प्रश्न कई बार बना हुआ है एग्जाम में, सीधा सीधा प्रश्न आया हुआ है कि कितने वर्षों तक महाराणा प्रताप ने शासन किया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 53 वर्ष तक जो है इन्होंने शासन किया था। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में जन्मे महाराणा प्रताप 1572 में मेवाड़ के शासक बने। ये डेट आप याद कर लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ कुंभलगढ़ किले के अंदर। हालांकि ये जो बातें हैं ये प्रमाणिक नहीं है, फिर भी इस किताब के अंदर दे रखी है तो हम इसको प्रमाणिक मान लेते हैं कि महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो कुंभलगढ़ किले के अंदर दे रखा किले के अंदर हुआ है। और 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। 1572 को मेवाड़ के जो है ये शासक बने। क्लियर। महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया, मगर सरदारों ने उसे स्वीकार नहीं किया और प्रताप को गद्दी पर बिठा दिया। अब क्या होता है दोस्तों कि 1572 में जब महाराणा प्रताप शासक बनते हैं तो उदय सिंह जो है वो बड़े बेटे अपने जगमाल को जो है उत्तराधिकारी बनाते हैं, क्योंकि राजवंशों में यही होता है कि जो बड़ा बेटा होता है वो राजा का जो है उत्तराधिकारी होता है। तो इसी के लिए जगमाल को जो है यहाँ पर उत्तराधिकारी बना दिया गया था। पर जगमाल के जो लक्षण सही नहीं थे तो सरदारों ने मना कर दिया और इस चीज़ का विरोध करके महाराणा प्रताप को जो है गद्दी पर बिठा दिया। और महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ वो हुआ है गोगुंदा के अंदर। ठीक है। इस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था। तो उस समय जो है अकबर का शासन था। महाराणा प्रताप के सामने 2 मार्ग थे, एक तो वह अकबर की अधीनता स्वीकार करके सुविधापूर्ण जीवन बिताए, या फिर और अपना स्वतंत्र अस्तित्व अपने देश की प्रतिष्ठा को बनाए रखें। दूसरा विकल्प तो चुनने की स्थिति यह थी कि उनको अधिक कष्ट उठाने थे। फिर भी महाराणा प्रताप ने दूसरे विकल्प संघर्ष को ही चुना। इस संघर्ष की तैयारी में उसने सबसे पहले मेवाड़ को संगठित करने का बीड़ा उठाया। अपने कर्तव्य और विचारों से उसने सामंतों और भीलों को एक गुट बनाया और सदैव देश की रक्षा के लिए उद्यत रहे। प्रताप ने प्रथम बार उन्हें अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च पद देकर जो है उनके सम्मान को बढ़ाया था। किसके? तो जो उनकी भील सेना थी उसको जो है इन्होंने, आदिवासी सेना थी उसको जो है यहाँ पर सर्वोच्च पद दिया और इनके सम्मान को बढ़ाया। मुगलों से बचकर युद्ध का प्रबंधन करने के लिए उसने गोगुंदा से अपने निवास स्थान को कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर लिया। तो मुगलों से जो बचकर युद्ध का प्रबंधन करने के लिए गोगुंदा जो उनका निवास स्थान था, यानी कि महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक गोगुंदा के अंदर हुआ था, तो उन्होंने अपना जो निवास स्थान है वो गोगुंदा को बना रखा था। तो यहाँ से इन्होंने जो है इस चीज़ को ट्रांसफ़र करके कुंभलगढ़ के अंदर स्थापित कर लिया। अकबर किसी भी तरह मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था। तो जो अकबर था वो किसी भी तरह मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था। उसने समझौते के प्रयास किए और 1572 से 1576 के मध्य 4 शिष्टमंडल क्रमशः जलाल खां, मानसिंह, भगवान दास और टोडरमल के नेतृत्व में भेजे। तो यहाँ पर दोस्तों 1572 से 1576 यानी कि 4 वर्षों के अंदर, इन 4 वर्षों के अंदर 4 शिष्टमंडल जो हैं अकबर ने भेजे। कहाँ पर? जो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए या महाराणा प्रताप से संधि प्रस्ताव को रखने के लिए जो है यहाँ पर अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे। 1572 से 1576 के मध्य कौन कौन थे? तो जलाल खां, मानसिंह, भगवान दास और टोडरमल। ठीक है, इन 4 को भेजा और इनको आप क्रम वाइज याद रखना है आपको। किस प्रकार से आप इनको याद रखेंगे इसकी शानदार ट्रिक है, तो वो आप देख लीजिए। क्या ट्रिक है? इसकी ट्रिक है दोस्तों जम्मा भट्टो। क्या ट्रिक है? जम्मा भट्टो ये ट्रिक जो है इसको आप याद कर लेना। इससे तो हो गया दोस्तों जलाल खान, मानसिंह, भगवान दास और टोडरमल। ठीक है, जमाल खान, मानसिंह, भगवान दास और टोडरमल। ठीक है, तो जमा भट्टो ट्रिक जो है वो याद रखें आप। इस ट्रिक से आपको जो है सारे के सारे क्रम वाइज याद हो जाएंगे। ठीक है, मगर महाराणा प्रताप ने संधि में किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई। अतः मेवाड़ को मुगल आक्रमण का सामना करना पड़ा और 1576 के प्रारंभ में अकबर ने मेवाड़ की तैयारी हेतु अजमेर पहुंचा। अकबर जो है वो 1576 के प्रारंभ में अकबर जो है वो मेवाड़ अभियान की तैयारी के लिए अजमेर पहुंचता है और वहां उसने मानसिंह को मेवाड़ का नेतृत्व सौंपा। मानसिंह को जो है मेवाड़ के अभियान का जो है नेतृत्व सौंपा। 18 जून 1576 डेट आप याद कर लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, हल्दी घाटी के युद्ध की डेट है, तो इस डेट को आप विशेष तौर से याद रख लेना।
18 जून 1576, 18 जून 1576, 9 मई 1540, 9 मई 1540, 9 मई 1540, 9 मई 1540। कौन सी डेट थी? तो ये थी दोस्तों महाराणा प्रताप के जन्म की। तो 9 मई 1540 जो है महाराणा प्रताप के जन्म की डेट है, इसको याद कर लेना। 18 जून 1576 ये जो है हल्दीघाटी युद्ध की डेट है, इसको भी आप ध्यान कर लेना, इसको भी आप अच्छे से रट लेना। खमनोर के पास मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ, जो इतिहास में हल्दीघाटी के नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध में मुगल सेना का मुख्य सेनापति आमिर का मानसिंह था, जबकि प्रताप की सेना के हरावल यानी कि अग्रिम दस्ता का नेतृत्व हकीम का सुर के हाथ में था, या फिर हकीम का सुर जो है वो कर रहा था। तो अकबर की तरफ से कौन था? तो अकबर की तरफ से था दोस्तों मानसिंह, और महाराणा प्रताप की तरफ से कौन था? तो वो था हकीम का सुर। ठीक है, तो यूँ आप समझ सकते हैं कि अकबर था एक मुस्लिम, उसका जो सेनापति था वो था एक हिंदू यानी कि मानसिंह। महाराणा प्रताप जो थे वो थे एक हिंदू, और उनका जो सेनापति था वो था एक मुस्लिम यानी कि हकीम का सुर। तो इसको आप विशेष तौर से ध्यान रखें। ठीक है, नाम क्या था महाराणा प्रताप के सेनापति का? ठीक है ना, उसका नाम था हकीम का सुर। युद्ध में प्रताप के जीवन के संकट को जीवन को संकट में देखकर जालाबिदा ने प्रताप का मुकुट धारण किया और प्रताप को युद्ध भूमि से दूर भेज दिया। तो प्रताप का जो मुकुट धारण करने वाला कौन था युद्ध के अंदर? तो वो था दोस्तों जालाबिदा। कौन था? जालाबिदा। इसको भी आप ध्यान रखें। यह युद्ध अनिर्णायक रहा, यानी कि इस युद्ध का जो है निर्णय कुछ नहीं निकला, और इस युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा, बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा, और जेम्स टोड ने हल्दीघाटी का युद्ध कहा। तो इसको भी आप ध्यान रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं कि अबुल फजल ने जो है हल्दीघाटी के युद्ध को किस नाम से पुकारा था, या क्या नामजल हैं? जो अबुल फजल हैं इसने जो है यहाँ पर इसको नाम दिया खमनोर का युद्ध, बदायूनी ने नाम दिया इसको गोगुंदा का युद्ध, और जेम्स टोड ने नाम दिया हल्दीघाटी का युद्ध। तो हल्दीघाटी का युद्ध कौन कहता है? तो वो कहता है दोस्तों जेम्स टोड। ठीक है, हल्दीघाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहते हुए वहीं से मुगल सेना को परेशान करने के लिए धावे मारना शुरू कर दिया। हल्दीघाटी का युद्ध हो गया था, तो उसके बाद में महाराणा प्रताप ने यहाँ पर धावे मारना शुरू कर दिया और मुगल सेना को परेशान करना शुरू कर दिया। 1576 से 1585 तक अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए अनेक अभियान भेजे, किंतु अधिक सफलता नहीं मिली। इस कालखंड की दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने 1580 में अचानक शेरपुर के मुगल शिविर पर आक्रमण कर अब्दुल रहीम खाना के परिवार की महिलाओं को बंदी बना लिया, और इस संपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी मिलने पर प्रताप ने मुगल महिलाओं को ससम्मान सुरक्षित वापस भेजने के आदेश दे दिए। नारी सम्मान की भारतीय परंपरा का यह अनुपम उदाहरण है। 1582 में दिवेर की मुगल चौकी पर आक्रमण के समय कुंवर अमर सिंह ने वहां पर तैनात मुगल अधिकारी सुल्तान खां को भाले पर एक ही वार से परलोक पहुंचा दिया। तो यहाँ पर दोस्तों दो जो है महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर मिलती है। एक तो यह है कि 1580 के अंदर अमर सिंह जो महाराणा प्रताप का पुत्र हैं, उसने शेरपुर जो एक जगह है उस पर मुगल शिविर पर आक्रमण किया, और अब्दुल रहीम खाना के परिवार की जो महिलाएं थी उनको बंदी बनाकर अपने पास रख लिया। तो इस बात की जानकारी जब महाराणा प्रताप को लगती है, तो महाराणा प्रताप अमर सिंह को आदेश देते हैं कि जो मुगल महिलाएं हैं उनको वापस उनके शिविर में भेज दिया जाए। ठीक है, और दूसरा 1582 के अंदर जो दिवेर का युद्ध होता है, तो वहाँ पर मुगल चौकी पर जो है एक व्यक्ति तैनात होता है सुल्तान खान, उसको जो है अमर सिंह अपने भाले से जो है उसको मार देते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें थी जो कि महाराणा प्रताप के लिए बड़े सर्वोच्च और सम्मान की बातें थी। दिवेर के विजय के बाद इस पर्वतीय भाग पर महाराणा प्रताप का अधिकार हो गया, और एक छोटी सी मेवाड़ी सेना की यह बहुत बड़ी सफलता थी। तो मेवाड़ी की सेना को जो है यहाँ तक अब तक बड़ी सफलता नहीं मिली थी। तो दिवेर के युद्ध में जो है यहाँ पर वो सुल्तान खान को मार देते हैं, और उसके बाद में जो है यहाँ पर मेवाड़ी सेना का जो है यहाँ पर अधिकार हो जाता है। और यही कारण था कि कर्नल जेम्स टोड ने जो है यहाँ पर दिवेर को मैराथन ऑफ मेवाड़ कहा, या फिर मेवाड़ का मैराथन कहा। ठीक, जेम्स टोड ने क्या कहा था? तो कर्नल जेम्स टोड ने जो है इसे दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा था, मेवाड़ का मैराथन कहा था। ठीक है, 1585 के बाद अकबर की तरफ से कोई भी अभियान नहीं भेजा गया। ठीक है, 1585 के बाद में अकबर जो है मेवाड़ की तरफ कोई अभियान नहीं भेज सका, और 1585 से 97 के बीच प्रताप ने चित्तौड़गढ़ मांडलगढ़ को छोड़कर शेष राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया। चावंड को अपनी राजधानी बनाया और राज्य में सुव्यवस्था स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हो गई। चावंड के पास बाडोली गांव में
प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया। प्रताप के संबंध में कर्नल जेम्स टॉड लिखते हैं कि आल्पस पर्वत के समान अरावली में ऐसी कोई भी घाटी नहीं है जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्ज्वल विजय और उससे अधिक कीर्तियुक्त पराजय से पवित्र नहीं हुई हो। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपोली और दिवेर मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है कि 1585 के बाद में अकबर जो है मेवाड़ की तरफ कोई भी अभियान नहीं भेजता है। तो 1585 से 97 के बीच में जो है महाराणा प्रताप चित्तौड़ और मानलगढ़ को छोड़कर पूरे राज्य पर जो है अपना अधिकार कर लेते हैं। चावंड को अपनी राजधानी बनाते हैं और राज्य में सुव्यवस्था स्थापित करते हैं। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। बाडोली गांव जो चावंड के पास में है, वहां पर जो है महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार किया जाता है। और इसके संबंध में जो है ये कथन जो है वो कर्नल जेम्स टॉड कहते हैं। और साथ ही कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपोली और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा है। तो मेवाड़ को तो कहा है, जो हल्दी घाटी का युद्ध है उसको तो कहा है मेवाड़ की थर्मोपोली, और दिवेर को कहा है मेवाड़ का मैराथन। ठीक है। अब दोस्तों ये तो थी जानकारी महाराणा प्रताप के बारे में, जो इसके अंदर दी हुई थी। बाकी आपको गाइडों में बहुत सारी जानकारी महाराणा प्रताप के बारे में अलग से मिल सकती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अलग से पढ़ना है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी के अंदर, या हम कह सकते हैं कि राजस्थान की जो राजस्थान बोर्ड की जो बुक है, राजस्थान की कला, संस्कृति और इतिहास, उसमें महाराणा प्रताप के बारे में ये जानकारी दी हुई है। तो इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना है और इन चीज़ों को विशेष तौर से आपको याद कर लेना है। आगे चलते हैं दोस्तों और बात करते हैं राणा अमर सिंह के बारे में। 1597 से 1620 ईस्वी, 1597 से 1620 ईस्वी राणा अमर सिंह। राणा अमर सिंह कौन थे? तो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने 1597 में मेवाड़ का शासक बना। अमर सिंह जो है 1597 में मेवाड़ का शासक बनता है। शासक बनने के उपरांत तो उसे मुगल आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1613 में जहांगीर स्वयं अजमेर पहुंचा और शहजादा खुर्रम यानी कि शाहजहाँ को मेवाड़ अभियान का जो है नेतृत्व सौंपा। 1613 के अंदर जहांगीर अजमेर पहुंचता है और शाहजहाँ को जो है मेवाड़ का अभियान या नेतृत्व सौंपता है। उसने मेवाड़ में लूटमार और जो है आगजनी द्वारा संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी। मेवाड़ के सामंत युद्धों से उब गए थे और उनकी जागीरें भी वीरान हो गई थी। उन्होंने कुंवर करण सिंह को अपने पक्ष में कर राणा पर मुगलों से संधि करने का दबाव बनाया। सरदारों के दबाव के कारण अमर सिंह को झुकना पड़ा और मुगलों से संधि की स्वीकृति देनी पड़ी। फरवरी 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हुई। यह आप ध्यान रखें, मेवाड़ मुगल संधि कब हुई? तो 1615 के अंदर, फरवरी 1615 के अंदर मेवाड़ मुगल संधि हुई। कब हुई थी? तो 1615 के अंदर, फरवरी के अंदर, फरवरी 1615 के अंदर जो है मेवाड़ मुगल संधि हुई। और चित्तौड़ पुनः मेवाड़ को लौटा दिया गया। चित्तौड़ जो था वो पुनः मेवाड़ को लौटा दिया गया और उसकी मरम्मत जो है वो नहीं की जा सकती थी। और यहाँ पर कह दिया गया था कि आपको जो है, आप चित्तौड़ की जो है मरम्मत नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार विगत 90 वर्षों से चले आ रहे मेवाड़ मुगल संघर्ष का अंत हुआ। राणा अमर सिंह इस कार्य से खुश नहीं थे तो उन्होंने स्वयं को राज्यकार्य से विरक्त कर लिया। जहांगीर के जीवन की यह बड़ी सफलता मानी जाती है। तो अमर सिंह जो है इस दबाव में आकर जो है इन्होंने संधि की थी, तो वो इस काम से खुश नहीं थे और उन्होंने जो है अपने आप को राज्यकार्य से विरक्त कर लिया था। तो जहांगीर के जीवन की ये बड़ी सफलता मानी जाती है कि उसने जो है मेवाड़ मुगल संधि को संपन्न करवाया था। अब दोस्तों बात करें राणा राज सिंह के बारे में। ये जो है बड़े ही मोस्ट इम्पोर्टेंट शासक हैं। महाराणा प्रताप, अमर सिंह और जो आगामी शासक हैं उनमें जो है ये विशेष इंपॉर्टेंट शासक हैं महाराणा राज सिंह। राज सिंह के शासक बनते ही चित्तौड़ की मरम्मत का कार्य पूरा करने का निश्चय किया। तो जो मेवाड़ मुगल संधि हुई थी उसमें कहा गया था कि आप जो है मेवाड़ के किले की चित्तौड़ के किले की आप मरम्मत नहीं कर सकते। तो चित्तौड़ की जो किले की मरम्मत है उसका कार्य पूरा करने का निश्चित किया था राज सिंह ने। लेकिन मुगल सम्राट ने 1615 की मेवाड़ मुगल की संधि की शर्तों के प्रतिकूल मानते हुए चित्तौड़ के दुर्ग को ढहराने के लिए 30,000 सेना के साथ शार्दुल खां को भेजा। तो यहाँ पर जो संधि हो रखी थी उस संधि को प्रतिकूल मानते हुए चित्तौड़ के दुर्ग को ढहराने के लिए या उसको जो है पटकने के लिए 30,000 सेना के साथ शार्दुल खां को वहाँ पर भेजा था। राज सिंह ने मुगलों से संघर्ष करना उचित न समझकर अपनी सेना को वहाँ से हटा लिया। मुगल सेना ने कंगूरे और बुर्जे गिराकर जो है वहाँ से लौट गई। तो मुगल सेना जो है वो खाली कंगूरे और बुर्जे गिराकर वहाँ से लौट गई थी, क्योंकि चित्तौड़ का किला बहुत बड़ा था
तो यहाँ पर जो है वो पूरी सेना उस किले को ना गिरा पाई और वहाँ से खाली कंगूरे और बुर्जे गिराकर वहाँ से लौट गई। 1658 में मुगल शहजादों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया, मगर महाराणा किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहता था। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि जो 1658 के अंदर मुगल शहजादों में जो है वो उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ जाता है और यहाँ पर जो महाराणा होता है वो किसी का भी समर्थन नहीं करते हैं। महाराणा टालमटोल करता रहता है। जब औरंगजेब दिल्ली का शासक बनता है तो प्रारंभ में उनके संबंध राज सिंह से बड़े ही अच्छे होते हैं। औरंगजेब ने उसे 6000 जात और सवार का मनसब भी प्रदान किया। ठीक है, तो शुरू में क्या होता है कि औरंगजेब शासक बनता है तो उसके संबंध राज सिंह के साथ अच्छे होते हैं, तो राज सिंह औरंगजेब जो है वो उसे 6000 जात और सवार का मनसब भी प्रदान करता है। किंतु किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, जिसका विवाह औरंगजेब से होने वाला था, राज सिंह उससे विवाह करके 1660 में औरंगजेब को अप्रसन्न कर देते हैं। तो क्या होता है दोस्तों कि चारुमती जो है वो विवाह तो करना चाहती, औरंगजेब जो विवाह करना चाहता है वो करना चाहता है चारुमती से। चारुमती बड़ी खूबसूरत होती है और किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से औरंगजेब शादी करना चाहता है, परंतु होता क्या है कि यहाँ पर जो चारुमती है वो राज सिंह को पसंद करती हैं और राज सिंह को पत्र भेजती हैं और राज सिंह आते हैं और चारुमती से विवाह कर लेते हैं। इसके बाद 1679 में औरंगजेब द्वारा जिजिया कर लगाने का विरोध राज सिंह करता है। तो राज सिंह क्या करता है कि औरंगजेब जो है वो जिजिया कर लगा देता है, तो उससे जो है राज सिंह जो है इसका विरोध करता है और मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर महाराणा राज सिंह ने राठौड़ों का साथ दिया। और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि मुगल और मारवाड़ के बीच में संघर्ष छिड़ जाता है, तो इस पर जो महाराणा है वो राठौड़ों का साथ देता है और 1680 में राज सिंह की मृत्यु हो जाती है। और 1680 के अंदर जो है राज सिंह की मृत्यु हो जाती है। अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। दोस्तों राज सिंह के कार्यकाल के दौरान क्या होता है कि अकाल पड़ता है और अकाल का जो मुख्य उद्देश्य होता है, यानी कि राज्य में अकाल पड़ जाता है, तो उसके उद्देश्य से गोमती नदी को जो रोक कर है वो राजसमंद झील का निर्माण करवाया जाता है। कौन करवाते हैं? तो राज सिंह करवाते हैं। इस झील के उत्तरी किनारे पर नौचौकी नामक स्थान पर राज प्रशस्ति नामक शिलालेख लगवाया गया है। तो यहाँ पर राजसमंद झील पर जो है नौचौकी पाल हैं, बड़ी फेमस पाल हैं और इस पर जो है राज प्रशस्ति नामक शिलालेख लगवाया गया था। संस्कृत भाषा में लिखित राज प्रशस्ति शिलालेख की रचना रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई थी। जो ये शिलालेख है राज प्रशस्ति, ये संस्कृत भाषा के अंदर लिखा हुआ है और इसकी जो रचना है वो की थी रणछोड़ भट्ट ने। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज प्रशस्ति के बारे में प्रश्न आता है कि राज प्रशस्ति की रचना किसने की, तो वो की थी दोस्तों रणछोड़ भट्ट ने। और राज प्रशस्ति किस जिले के अंदर है, तो राजसमंद जिले के अंदर है, राजसमंद झील पर है, ठीक है, और नौचौकी पाल पर है, ठीक है। और संस्कृत भाषा की सबसे बड़ी जो है ये शिलालेख है। यह प्रशस्ति 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदी हुई है। ये जो प्रशस्ति है वो 25 बड़े बड़े काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदी हुई है और इसे संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। इसे संसार का सबसे बड़ा शिलालेख मानते हैं। किसको? राज प्रशस्ति को संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है और वो भी संस्कृत भाषा के अंदर लिखा हुआ है। किसने लिखा था? तो रणछोड़ भट्ट ने लिखा था। किसके समय में लिखा था? तो राज सिंह के समय में लिखा था। और कहाँ लिखा हुआ है? तो राजसमंद झील पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बातें थी दोस्तों राज सिंह के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा अमर सिंह के बारे में और महाराणा प्रताप के बारे में, उदय सिंह के बारे में, सांगा के बारे में, कुंभा के बारे में, मौकल के बारे में, ठीक है ना। और जो पूर्ववर्ती शासक हुए हैं, ठीक है ना, बप्पा रावल हैं, गुहिल हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा है। तो मेवाड़ का जो राजवंश है वो इस किताब के अंदर यहाँ पर दिया हुआ है इतना। और अन्य बुक्स के अंदर और अन्य गाइडों के अंदर आपको इससे आगे भी जो है वंशावली मिल जाएगी। अगर आपको समय मिलता है और आपको लगता है कि आप पढ़ सकते हैं तो आप अन्य किसी गाइड का सहारा लेकर आगे की वंशावली भी पढ़ सकते हैं। बाकी अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर ये वंशावली दी हुई है यहाँ तक, इसको आपको विशेष तौर से पढ़ना चाहिए। बाकी आप किसी अन्य गाइड से पढ़े नहीं पढ़े उसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बाकी जो एनसीईआरटी के अंदर ये हुई है, या हम कह सकते हैं कि अपनी जो बोर्ड की बुक है उसके अंदर जो राजस्थान की हिस्ट्री दी हुई है या राजवंश दिया हुआ है मेवाड़ का, तो वो जो है राज सिंह तक दिया गया है। यहाँ तक आपको विशेष तौर से पढ़ना चाहिए। यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं क्योंकि मेवाड़ राजवंश के अंदर जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक हैं वो राणा सांगा हैं, राणा कुंभा हैं और महाराणा प्रताप हैं और राज सिंह हैं। ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक हैं और यहाँ से बार बार प्रश्न बनते हैं। एक तो सांगा से बड़े प्रश्न बनते हैं, कुंभा से बड़े प्रश्न बनते हैं,
महाराणा प्रताप से प्रश्न बनते हैं और राज सिंह से प्रश्न बनते हैं। तो इन 4 शासकों के बारे में आपको विशेष तौर से देखना चाहिए। बाकी अगर आपको समय मिलता है और आपको लगता है कि आप अन्य शासकों के बारे में पढ़ सकते हैं, तो आप निश्चित तौर पर किसी भी गाइड या किसी भी बुक का सहारा लेकर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी मेवाड़ राजवंश जो है वो अपना यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों अगली क्लास के अंदर मारवाड़ का राठौड़ वंश और उस वंश के प्रतापी शासकों के बारे में। ठीक है, और अगर समय रहा तो हम जो है मारवाड़ के राजवंश को बहुत ही जल्द जो है फिर हम 1 से 2 वीडियो के अंदर यहाँ पर इसको कंप्लीट कर देंगे। लगभग 2 वीडियो के अंदर जो है हम मारवाड़ के इतिहास को यहाँ पर हम कंप्लीट कर देंगे आगामी वीडियो के अंदर। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहें और राजस्थान अध्ययन को यहाँ पर कंटिन्यू आप पढ़ते रहें, क्योंकि दोस्तों ये जो बुक हैं ये आपके रीट में विशेष तौर से लगती हैं, क्योंकि जो रीट को एग्ज़ाम या कंडक्ट करवाने वाली जो संस्था है या रीट का जो एग्ज़ाम करवाने वाली संस्था है वो है दोस्तों अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो अपनी संस्था है वो आपका रीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, और ये जो बुक हैं ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ही प्रकाशित हैं। तो सीधी सीधी बात है कि जो उनका सिलेबस का आधार रहेगा या फिर जो प्रश्नों का आधार रहेगा वो यही पुस्तकें रहेगी, और पिछली रीट के अंदर भी यहाँ से लाइन टू लाइन प्रश्न बने हैं। तो इनको तो आपको विशेष तौर से देखना चाहिए। बाकी अदरवाइज आप कुछ देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर देखिए। काफ़ी सारी बुक लिस्ट मैंने आपके लिए बना रखी हैं चैनल पर, आप जाकर वो देख सकते हैं कि आपके लिए इसके अलावा और कौन सी बुक बेस्ट रहती हैं। तो ज़रूर आप उन बुकों को पढ़ सकते हैं अपने समय के अनुकूल। बाकी आपको अपने तैयारी में इन बुक्स को ज़रूर लेकर चलना है और इनके साथ आपको तैयारी ज़रूर से करनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और रीट की तैयारी को निरंतर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में जुड़े रहें। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।